नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी रनर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो स्पेशल सेशन है दोस्तों उस सिर्फ किसके लिए है, केवीएस पीआरटी के लिए। आज का सेशन स्पेशल जो है केवीएस पीआरटी के और के लिए है दोस्तों, हिंदी का क्लास है। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि स्पित शब्द का विलोम क्या होगा, अनिश्चित, अस्पित, असत या अनस्पित। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्पित शब्द है, इसका विलोम क्या होगा, अनस्पित होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्पित का जो विलोम होगा वो अनस्पित होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विभाव, आलंबन, उद्दीपन या आश्रय। तो वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहता है, आश्रय कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सभागार में बहुत आदमी थे। वाक्य है, कैसा वाक्य है, गुणवाचक, सार्वनामिक, निश्चय परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। तो सभा में बहुत आदमी थे, लेकिन दोस्तों कितने आदमी थे ये निश्चित है नहीं है। ठीक है, अगर सभागार में 50 आदमी थे या 40 आदमी थे, अगर ऐसा लिखा होता तो दोस्तों निश्चित होता कि यहाँ पे इतने लोग फिक्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया सभागार में बहुत आदमी थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है आप सभी के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला से क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, ग, घ, छ, झ। तो इसमें दोस्तों पूछता है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी होती है। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियाँ समझिए, वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ड होता है दोस्तों क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अगर महाप्राण पूछ ले तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन है। ठीक है, जैसे आपका ग है, ग आपका तीसरा वर्ड है, ग आपका चौथा वर्ड हो गया, छ छ ये भी सेकंड हो गया, और छ छ ज झ ये चौथा वर्ड है। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके, घ, छ और झ जो है ये क्या है आपके, ये महाप्राण है। जबकि आपका ग जो है क्या है, अल्प प्राण है। तो इसमें से अल्प प्राण ध्वनि कौन सी होगी, ग जो है वो क्या है, अल्प प्राण ध्वनियाँ है। जबकि यहाँ पे घ, छ और झ जो है ये क्या है, ये आपके महाप्राण है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि कार्य के आरंभ में ही बिंदु पड़ जाना किस मुहावरे का अर्थ है, सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना या सिर पर शैतान सवार होना। तो कार्य के आरंभ में ही बिंद पड़ जाना मतलब रुकावट हो जाना, इसका मतलब है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों अगला आ चुका है, देखिए क्या पूछा है कि अपना पराया में कौन सा समास है। यहाँ पे समास पूछ रहा है कि अपना पराया लिखा गया, इसमें कौन सा समास है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब कोई वर्ड लिखा हो और दोनों का ही, दोनों पद ही क्या हो, प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, द्वंद्व समास होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अगर द्विगु समास क्या होता है दोस्तों, अगर पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, अगर शब्द का विखंडन करने पर अगर उसके बीच में कोई भी कारक चिन्ह आ जाए दोस्तों, 8 कारक होते हैं, इसमें से कोई भी कारक आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो कालिंदी किसका पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, किस भेद का यहाँ पे का बोध होता है। ठीक है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध
होता है तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का बोध होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 15, 25, 18, 22। तो हिंदी भाषा में टोटल कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 18 बोलियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। तो त्रिकुटी, नाथ, प्रभु सभी क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही बच रहा है, वो क्या है? खेत जो है क्या है? यही तद्भव शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निमिष शब्द का पर्याय क्या है? प्रकाश, पूर्ण, छिद्र या क्षण। तो निमिष शब्द का पर्याय क्या होगा? क्षण होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कैसा वाक्य है दोस्तों? एक कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया या मुझसे पढ़ा नहीं जाता या मुझसे चला नहीं जाता, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं? भाववाच्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है दोस्तों। जहाँ पे जैसे राम आम खाता है, अगर यहाँ पे लिखा होता राम पढ़ता है या राम जाता है या राम खेलता है, तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता? कर्तवाच्य हो जाता है। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पे कर्तवाच्य होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताइए। कह रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अप्रमेय या अनाहूत। तो जिसकी पहले से कोई आशा न हो तो उसके लिए क्या है दोस्तों? कौन सा शब्द होगा? अप्रत्याशित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, इसमें और कुछ जान लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे प्रत्याशा लिखा गया, ठीक है, प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? जिसकी आशा की गई हो। प्रत्याशा मतलब होता है जिसकी आशा की गई हो। और अप्रमेय, जिसे मापा न जा सके या जिसे मापना संभव न हो सके, उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहा जाता है। और अनाहूत क्या होता है? जो बिना बुलाए आया हो। ठीक है दोस्तों, जो बिना बुलाए आया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निष्कपट, निष्कपट जो लिखा गया दोस्तों, कह रहा है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निह प्लस कपट या निष्कपट या निष्कपट, निह कपट। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि निष्कपट क्या होता है? एक प्रकार का विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण। जैसा दोस्तों आपको पता है कि संधि जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। निष्कपट में कौन सी संधि अगर पूछ लेता है तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगा और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नि प्लस कपट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि अपेक्षा, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? अपेक्षा जो शब्द लिखा गया है इसका विशेषण क्या होगा दोस्तों? उपेक्षा, अपेक्षित या सापेक्ष या निरपेक्ष। तो अपेक्षा का विशेषण दोस्तों क्या होगा? अपेक्षित होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? अपेक्षित होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा, मूर्धन्य होगा, तालु होगा या दंतालु होगा। दोस्तों आपको बता दें कि स का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अत, अ या अत या अति। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों? अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अति प्लस अंत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? अति लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना या अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा कि बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकार या अनुभवी होने के लिए उसके लिए प्रयोग किया सकता है कि घाट घाट का पानी पीना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि उपपतिका, उपत्यका का अर्थ क्या होगा? सूर्य इस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग होता है, पर्वत का शिखर होता है, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। शीर्ष का तत्सम रूप क्या होगा? सिरा, शीशा, शीर्ष या शीर्षक। तो शीर्ष का तत्सम रूप है दोस्तों, इसमें से क्या होगा? शीर्ष होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कह रहा है कि चौराहा शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। दोस्तों ऐसा पता है कि आपको अगर पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो जाए दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है? चौराहा शब्द में दोस्तों, चौराहा शब्द में यहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक है, क्योंकि पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब भाग्यवश कोई चीज मिल जाना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राग या प्रागैति। दोस्तों आपको बता दें प्रागैतिहासिक में प्राग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका उपसर्ग हुआ है? प्राग उपसर्ग। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बहिष्कार, यहाँ पे शब्द लिखा गया है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बही प्लस कार होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये भी किसका एग्जाम्पल है? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। दोस्तों आपको बता दें कि घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ठीक है, क्योंकि कंठ वर्ड में क, ख, ग, घ अंग आते हैं। इसके अलावा आपका अ वर्ड भी आता है और विसर्ग के साथ ह भी आता है। ठीक है, तो इतने क्या होते हैं आपके सभी कंठ वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि 6 वर्ड किसके योग से बनता है? क प्लस। दोस्तों आप बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। 6 वर्ड जो है वो क प्लस स के योग से बनता है। ठीक है दोस्तों, आप कभी दोस्तों ऐसा भी लिख देगा कि क प्लस स। ठीक है, तो ये गलत होगा क्योंकि क के नीचे क्या होगा? हलंत लगा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? विशेष युक्ति अलंकार, भ्रांतिमय अलंकार या विरोधाभास या विभावना। तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां पे विभावना अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कारक के कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। तो कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि कपटी मित्र, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, अक्ल की दुम, आस्तीन का साफ या आबनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र के लिए सही अर्थ क्या होगा? आस्तीन का साफ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताइए। दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्री। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जितेंद्री होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर यहाँ पे दोस्तों लिखा होता पावन तो प प्लस अन होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। पुनः प्लस जन्म होगा। ठीक है, पुनः प्लस जन्म, क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यड़ संधि का उदाहरण है, और यड़ संधि पहचानने का नियम सबसे बड़ा ये होता है दोस्तों, अगर आधा तक के बाद यह लगा रहे तो कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं, वहां पे क्या होगा, यड़ संधि ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कहा कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा। नाक में चोट लगना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, या इज्जत देना, या चापलूसी करना। तो नाक रगड़ना मतलब दीनतापूर्वक प्रार्थना करना अर्थात गिड़गिड़ाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मूलन का उल्टा क्या होगा। ठीक है, उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति। तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, रोपण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है। प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है, क्रिया के आधार पे शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना। इसमें से कौन सा ऐसा स्पृश्यता लिखना है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा वर्ड शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का, नाम, युवती या नदी का। तो तरड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। क, ख, य, र, च, ज, ट, ठ। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कंठ ध्वनियां, कंठ क वर्ग के जितने वर्ड होते हैं सभी क्या होते हैं, क वर्ग। क वर्ग के सभी वर्ड क्या होते हैं, आपके कंठ ध्वनियां होते हैं। इसके अलावा अ हुआ, है, और जो विसर्ग होता है ये भी क्या होते हैं, कंठ वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, और यह अलग क्या होते हैं दोस्तों, अंतस्थ वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि हिंदी किस भारतीय परिवार भाषा परिवार की भाषा है। भारोपी, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या चीनी तिब्बती। तो भाषा, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, तो भारोपी परिवार की भाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। दोस्तों आपको बता दें कि स्वर के बाद स्वर के आने से, जब स्वर के बाद, जब स्वर वर्ड के बाद कोई अन्य स्वर वर्ड से ही मेल होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, स्वर संधि होता है। तो यहाँ पे दोस्तों पवन जो शब्द लिखा गया है किसका एग्जाम्पल है, स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। वाचनालय, विद्यालय, समतल, पशु। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं दोस्तों जिसका मतलब विखंडन करने के बाद उसका कोई मतलब नहीं निकलता या कोई अर्थ नहीं निकलता है, वही क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे पशु है, पशु के दोनों शब्दों अगर अलग करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, तमिल, संस्कृत, उर्दू। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाता है? तत्सम शब्द, तद्भव, देशज या विदेशज। तो संस्कृत के वे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजक कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजक कौन से होते हैं? ठीक है, इसमें से आपको मूर्धन्य व्यंजक बताना है। तो ट ठ ड ढ अड़ा जो होता है, ट ठ ड ढ और अड़ा जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? आपके मूर्धन्य व्यंजक होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है ग घ, क्या हो गए? कंठ वर्ण हो गए। च छ ज ज तालु वर्ण हो गया, तालब वर्ण हो गए। प फ प क्या होते हैं? ओष्ठ वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कि कौन सा मूर्धन्य व्यंजक होता है। तो ये ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो हिंदी के कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि हिंदी के विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा या काव्य भाषा। तो ब्रज भाषा दोस्तों सबसे ज्यादा अगर फेमस हुई है तो किसके लिए? काव्य भाषा के रूप में फेमस हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को किस में रखा जाता है? राजभाषा के अंतर्गत रखा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कपीस शब्द में प्रयुक्त संधि बताना है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या विसर्ग संधि। तो कपीस में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो दीर्घ संधि का प्रयोग इसमें हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होता है, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो दोस्तों क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहता है? संधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि संधि जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का क्या शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों चलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः
तीन प्रकार की होती है दोस्तों, ये बताया मैंने आपको। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग या इसमें से कोई नहीं। तो सदैव में प्रयोग होने वाली संधि कौन सी है? स्वर संधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।